देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के बाद दोनों देशों की ओर से भारत अमेरिकी परमाणु करार पर हुई नई सहमति को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया गया और कहा गया कि इससे भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी और सन 2032 तक भारत 63,000 मेगावाट अपनी परमाणु ऊर्जा से हासिल कर सकेगा, जो उसकी मौजूदा क्षमता से 14 गुना ज्यादा होगी। लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने भारत अमेरिकी परमाणु करार की ताजा जानकारी देते हुए कहा है कि खुदा न खास्ता परमाणु हादसा होने की सूरत में विदेशी सप्लायर को जवाबदेह तो बनाया जा सकता है, लेकिन उस पर मुआवजे का दावा नहीं किया जा सकता। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जेएनयू में प्रोफेसर कमल मित्र चिनॉय और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत राजीव डोगरा और नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में प्रोफेसर भरत कर्नाड। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले भरत कर्नाड, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि विदेश मंत्रालय ने रविवार को ये जो बयान जारी किया है, बड़ा लंबा चौड़ा 7-8 पेज का, इसमें भारत अमेरिकी परमाणु करार को नए सिरे से परिभाषित किया गया है, कुछ नई जानकारियां दी गई हैं। उससे आप कितना सहमत हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच जो ये नई सहमति बनी है, इससे किस तरह का फायदा होने वाला है भारत को? देखिए, ये जो आप न्यूक्लियर करार की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इसमें काफ़ी कमज़ोरियाँ हैं जो न्यूक्लियर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। एक तो है जैसे MEA के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो उन्होंने जिसकी आप रेफरेंस दे रहे थे जी, उसमें कहा गया है कि भाई जो कोई लायबिलिटी है मुआवजे देने हैं वो पूरा इंडियन टैक्स पेयर देगा, यानी कि वो पूरा इंडियन टैक्स पेयर पे डाल दिया है, ना कि जैसे न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट में कहा जा रहा उसमें था। उसमें है प्रोविजंस सेक्शन 17B और सेक्शन 46 जिसमें लिखा है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई करती है वो कंपनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये मुआवजे देने में अगर कुछ हादसा हुआ तो जी। तो ये इसको इन्होंने निगेट कर दिया है। ये कहते हैं नहीं, ये इंश्योरेंस पूल बनेगी जिसमें हमारे इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक सेक्टर वाले इंश्योरेंस कंपनीज उसमें पैसे डालेंगी और इंडियन गवर्नमेंट उसमें पैसे डालेंगी और ये सब इस पूल से ये मुआवजा दिया जाएगा जी। अगर हमें ही हमारे टैक्स पेयर, हमारी इंडियन स्टेट को पैसे देने, लायबिलिटी देना है, तो फिर वो इंडियन लायबिलिटी सिविलियन डैमेज लायबिलिटी एक्ट का मतलब क्या है जी? यानी कि उसमें तो लिखा गया कि जो फॉरेन कंपनीज हमें टेक्नोलॉजी देंगी, अगर उसमें कुछ अगर फॉल्टी टेक्नोलॉजी, उसमें कुछ कमियां हैं तो अगर उस वजह से कोई हादसा होता है तो उन कंपनियों को पैसा देना पड़ेगा। अब MEA कह रही है कि भाई ऐसा कोई नहीं है, हमारे इंश्योरेंस पूल से अपने पैसे से हम मुआवजा अपने आप को दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट है, जो हमारे लॉज हैं, हमारे जो कायदे हैं, कानून हैं, उसको ही अंडरमाइन किया जा रहा है जी। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये कोई हमारे हित में है। मैं आता हूं आपके पास और फिर से सोचना पड़ेगा इस पे। भरत कर्नाड साहब, मैं आता हूं आपके पास में। एम्बेसडर राजीव डोगरा साहब हमारे साथ हैं। राजीव डोगरा साहब, 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात के बाद जो एक सहमति बनी थी, कहा गया था कि जो इस परमाणु करार समझौते में दिक्कतें थीं वो अब दूर हो गई हैं और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको प्रचारित किया गया और लगा कि एक बड़ी उपलब्धि भारत को हुई है, क्योंकि 2008 से वो लगातार उन शर्तों को नहीं मान रहा था जो अमेरिका रख रहा था। अब विदेश मंत्रालय को ये स्पष्टीकरण देने की क्या जरूरत पड़ गई और इसमें जो स्पष्टीकरण आए हैं, क्या नहीं लगता आपको कि वो कंट्राडिक्शन है जो समझौता बताया गया था उसके प्रोविजंस को लेकर के? देखिए, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जी। पहला तो ये है कि ये इशू जो है पार्लियामेंट में डिस्कस होगा। पार्लियामेंट का सेशन अब हाल में ही होने वाला है, तो जरूरी था कि सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आती, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में
कि भाई इसमें क्या उपलब्धि हुई या क्या नहीं उपलब्धि हुई जी। दूसरी बात यह है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो अभी भी भारतवर्ष में बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि उसमें भारतीयों के साथ धोखा हुआ और जो भोपाल में मरे या जो उससे सफर कर रहे हैं वो अभी तक दुख में है। तीसरी बात यह है कि हमको इस पहलू को दो चीजों में तोलना होगा। पहला तो ये कि क्या ये इशू इतना इंपॉर्टेंट था कि अगर थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़े तो कोई बात नहीं, लार्जर इंटरेस्ट भारत के इसमें अगर सर्व होते हैं तो जहां तक कॉम्पनसेशन का सवाल है भारत कोई और मैकेनिज्म निकाल लेगा। तो पहली तो बात यह है कि क्या इतना क्रूशियल था यह न्यूक्लियर एग्रीमेंट भारत के लिए। ये तो सवाल जो न्यूक्लियर एनर्जी या ऑल्टरनेट एनर्जी के जो सलाहकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वही बता सकते हैं, पर न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए जरूरी है, इसमें दो राय नहीं है जी। तीसरा सवाल यह है कि कितनी कॉम्पनसेशन कुल मिला के भारतीयों को मिलेगी अगर खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ हो गई। तो उसमें जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसमें क्लियर है कि 1500 करोड़ पर वो लायबिलिटी सीमित है, और वो जो 1500 करोड़ भी जो है वो भारत ही किसी तरह से देगा, और वो भी जो न्यूक्लियर ऑपरेटर है, मतलब वो भी भारतीय फर्म ही होगी, उसी के ऊपर लागू होगा जी। तीसरी बात यह है कि बाहर क्या होता है जी। अभी हाल में जापान में फुकुशिमा में डिजास्टर हुआ, उसमें अनुमान यह है कि 200 बिलियन, मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, 200 बिलियन डॉलर का कुल मिला के खर्चा आएगा क्लीन अप करने में, कॉम्पनसेशन में, सब चीजें मिला के। एक और इसमें पहलू है कि अमेरिका में कुछ साल पहले 2010 में ब्रिटिश पेट्रोलियम में न्यू मैक्सिको, जो अमेरिका का एक राज्य है, उसके समुद्र में ऑयल स्पिल किया, उसके कारण सिर्फ 11 लोगों की मृत्यु हुई। टोटल कॉम्पनसेशन वो मृत्यु के कारण और बाकी ऑयल स्पिल को जो क्लीन अप वगैरह के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम अभी तक जो है बिलियंस, मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, दोबारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिया है जी। तो अगर बाहर ये हाल है तो हम 1500 करोड़ से क्या जी। मैं आता हूं एम्बेसडर डोगरा साहब आपके पास आऊंगा, अभी पता नहीं हजारों में जाती है। यहाँ प्रोफेसर कमल मित्र चिनॉय मौजूद हैं। कमल मित्र चिनॉय साहब, ये जो विदेश मंत्रालय का बयान आया और इसमें एक तरह का स्पष्टीकरण दिया गया है कि साहब जो विदेशी कंपनियां होंगी जो परमाणु रिएक्टर सप्लाई करेंगी, देंगी हमें, उनके खिलाफ तो हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो विदेशी सप्लायर्स होंगे देश शायद उनके खिलाफ हम ये जवाबदेही उनके ऊपर रख सकते हैं। और राष्ट्रपति बराक ओबामा के जाने के इतने दिन बाद ये 8 पेज का स्पष्टीकरण देना, इसका क्या मतलब है आपकी नज़र में? देखिए, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि जब 2008 में एक डील होने वाला था जी, और उसमें भारतीय सरकार ने कहा कि यदि सप्लायर की गलती होगी तो मुआवजा उनको देना होगा, ये, और भाजपा ने भी विरोध नहीं किया। अब क्या बदल गया कि करीब 7 साल भाजपा ने उस वक्त परमाणु करार का तो विरोध किया था। नहीं, लायबिलिटी को लेके किया था। जो लायबिलिटी ठीक था 8 साल पहले, वो अब कैसे खराब हो गया। और दूसरी बात है कि जैसे एम्बेसडर डोगरा ने कहा कि यदि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो ये बहुत मिलियंस एंड बिलियंस में होगा। जैसे भोपाल में जो हुआ, जैसे उन्होंने कहा, अब तक 450 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं और अभी भी क्लीन अप पूरा नहीं है, मेडिकल सप्लाईज नहीं है पूरे, सब कुछ। तो मार्केट फ्लडेड है और भी देश हमें देने को तैयार है। हमने उन देशों के साथ क्यों नहीं बात किया, रूस इत्यादि से, कि ठीक है आप लायबिलिटी रखिए। रूस जानता है इसका मतलब, क्योंकि चेर्नोबिल उस समय सोवियत संघ में था। जब हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर या टैंक, तो हम मार्केट को देख के ट्रायल्स करके चूज करते हैं। इसमें क्या चॉइस हुआ, कितने लोग जो सरकार के साथ नहीं थे
जैसे भरत कन्नाड जी और अदर बाकी लोग, उनसे भी आप पूछते जो विशेषज्ञ थे, और उसके साथ साथ जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड में भी थे, उनसे भी बात करते। तो ये कोई बात नहीं है कि एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री ऐसे करें। राष्ट्रपति तो तैयार होकर आया था, बट क्या हमारे लोग पूरी तरह से तैयार थे? या उन्होंने आपका मानना है कि कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है भारतीय हितों की? बिल्कुल नहीं। तो यदि आप इतना भी कह देते कि आप 1500 डॉलर्स की, जो रुपए की इक्विवेलेंट है डॉलर्स में, कोई छोटी लीग के ले लेंगे और बड़ी लीग के लिए कुछ आप बना देते, तो कम से कम कुछ तो आप लायबिलिटी लेते। यहाँ तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं। लायबिलिटी इंडियन स्टेट की है कि जो फॉरेन सप्लायर्स उस पर कहा गया 750 करोड़ वहां की कंपनियां, 750 भारत सरकार। नहीं, सिर्फ वो नहीं, उन्होंने कहा इंश्योरेंस कंपनी देंगे। उन्होंने कहा कि जो सरकार का मुआवजा है उसमें जो सरकार को देना है वो दैट विल बी टेपरिंग। तो उसका मतलब वो घटता रहेगा, वो 750 वहां रहेंगे और पता नहीं बाकी कितना। संजय कपूर साहब, आप क्या समझते हैं इस भारत अमेरिकी परमाणु करार को जो नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है, और जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है, बहुत सारे स्पष्टीकरण दिए हैं, कहीं ना कहीं कुछ सवाल इस पे खड़े होते हैं? देखिए, जैसा कि डोगरा साहब ने बोला या भरत कन्नाड साहब ने बोला और प्रोफेसर कमल चुनाव ने बुलाया, इसमें साफ जाहिर है कि इसमें डिस्कशन नहीं हुआ। ये जो निर्णय लिया प्रधानमंत्री सरकार की तरफ से कहा गया 3 राउंड की बातचीत हुई, लंदन, वियना, वहां पे हुआ, उनके बीच में हुआ, पर हमारे कहने मतलब कि इंटरनल जो हिंदुस्तान के अंदर चर्चा है वो नहीं। क्योंकि अगर आपको याद है 2008 में इसका जबरदस्त तरीके से आलोचना हुई जिस तरीके की डील होने वाली है, और यही तमाम मुद्दे जिनके ऊपर अब सरकार ने एग्री करा है उन्हीं मुद्दों के ऊपर हुई। अगर आपको याद है तो अरुण जेटली जी ने इसके बारे में स्टैंड लिया था कि ना जिस तरीके से भारत सरकार ये डील करना चाहती है वो बिल्कुल मान्य नहीं है, और उसके 5 अभी 2014-15 में उसको उन्होंने पूरा यू टर्न करा इस मामले में। पर घूम फिर के जो मुद्दा निकल के आता है कि इसमें एक डिस्पैरिटी है एक लेवल में, कि अगर आप है ना FAQ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पढ़ें तो ये जिस तरीके से लिखा गया है वो नजरिए से लिखा गया है अमेरिकियों के लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमको इसमें कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा है। वो उनको सेटिस्फाई करने के लिए लिखा गया है। को भी स्पष्टीकरण देना जरूरी था। नहीं, वो उनको सेटिस्फाई करने के लिए दिया गया, हमको नहीं दिया गया है। और इसमें जो मुआवजे की वगैरह की बात हुई है, क्योंकि हम लोग उस स्थिति की बात कर रहे हैं कि जब बड़ा कोई हादसा होगा फुकुशिमा जैसा या चेरनोबिल में, तो किसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी? अगर आप देखें तो फुकुशिमा, चेरनोबिल आर लो डेंसिटी एरियाज, वहां पे इतनी जनता और जनार्दन नहीं होती। अगर यहाँ पे हिंदुस्तान में देखें तो यहाँ पे डेंसिटी बेइंतहा है, और अगर यहाँ पे कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो उसका जो पैमाना होगा और उसका जो नुकसान होगा उसका स्टैंडर्ड बहुत बड़ा होगा, और इसमें लाखों लोग ना क्षतिग्रस्त होंगे। तो उसको मेरे ख्याल से जो दिखाई पड़ रहा है मद्देनजर नहीं रखा गया है। जो हिंदुस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी उस मजबूती के साथ नहीं आया है जितना कि आना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण आज की तारीख में यह है कि 2008 में जो ऑपोजिशन था यूपीए सरकार का काफी मजबूत था, पर आज जो हमारे ऑपोजिशन है वो बहुत कमजोर है। तो मुझे ये तो मनमोहन सिंह साहब ने अपनी सरकार को दांव पे लगा दिया था। न्यूक्लियर डील में जो पूरा वो हुआ, उसके बाद जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल आया उसके ऊपर जो चर्चा हुई वो सब इतिहास के एक हिस्सा बन चुके हैं। पर हम कह रहे हैं आज की तारीख में ये सरकार के पास एक ब्रूट मेजोरिटी है, कोई इसमें संभावना नहीं है। जैसे डोगरा साहब कह रहे थे कि अभी संसद में इस पर बहस होनी है, तो कोई ज्यादा आपको उम्मीद नहीं है? सबसे बड़ा खौफ यह है कि ना जो विपक्ष है वो बहुत कमजोर है, वो बहुत कमजोर है। और आता हूं मैं संजय आपके पास। मुझे इस बात का एक और भी कहना था कि मुझे ये भी नहीं पता कि इसके बारे में कैबिनेट में चर्चा हुई कि नहीं हुई। कैबिनेट में हुई तो उसका क्या परिणाम निकला, हम इस पर बात करेंगे। भरत कन्नाड साहब, एक और बात जो कही जा रही है वो ये बताई जा रही है कि साहब ये जो अमेरिका के साथ असैनिक परमाणु करार हुआ है, इससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, और सन 2032 तक जो आज है हमारी ऊर्जा प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, वो 14 गुना ज्यादा हो जाएगा। मगर दूसरी तरफ हमें यह भी बताया जा रहा है कि जो 2 अमेरिकी कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिकल्स और वेस्टिंग तोशिबा, वो इनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, और बुनियादी तौर पे राष्ट्रपति बराक ओबामा का दौरा इन 2 कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला था। इससे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए वेस्टिंग हाउस जिनकी रिएक्टर जो है AP1000 रिएक्टर कहते हैं उसको, वो डिज़ाइन है, वो अमेरिका में उसको इंस्टॉल नहीं किया जा रहा है।
30 सालों से अमेरिका में एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं ये क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो रेगुलेटरी एजेंसी है वो सेफ्टी इश्यूज पे इनको सर्टिफाई नहीं कर रही है, या ये तोशिबा वेस्टिंगहाउस रिएक्टर डिज़ाइन हो या GE हिताची उनकी रिएक्टर जो है, तो अगर उनको सर्टिफिकेशन नहीं मिली है, वहाँ पे वैलिडेट नहीं हुआ है, वहाँ वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे इन्होंने आके यहाँ ठोक दिया हम पे। ये तो अनप्रोवन अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी है। अगर कुछ हादसा होता है तो हमारे पास कोई डेटा भी नहीं है कि भाई ये कैसे काम कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि वेस्टिंगहाउस ने अपनी रिएक्टर चाइना को बेचा है, पर चाइना ने क्या, वहाँ तो लोगों की कोई उनमें कुछ रोल है ही नहीं। वो तो अथॉरिटेरियन स्टेट है, जो बीजिंग चाहती है वो करती है। यहाँ पे तो ये नहीं कर सकती है ना, ये तो डेमोक्रेसी है। यहाँ पे जो लोगों को कुछ होगा तो फिर क्या होगा, कौन पैसा देगा, कौन लायबिलिटी लेगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और एक देखिए, ये जो पैसे की बात हो रही है, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में हमारी स्पेशलाइजेशन है। हमने अपने आप तैयार किया है इंडिजिनस प्रेशराइज्ड हेवी वाटर मॉडरेटेड रिएक्टर्स, वो हमारे हैं। हमने टेक्नोलॉजी ये डेवलप की है 50 सालों पे, और बहुत हमें क्षमता है। इसको क्यों नहीं सरकार सपोर्ट करती है? और ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे रिएक्टर है वो ज्यादा सस्ते हैं जो अमेरिकी कंपनियों को, रशियन कंपनीज को, फ्रेंच कंपनीज को। जी हाँ, वो मैं यही कह रहा था कि ये भी बात एक है कि जो भारत में हमारे देशी बने हुए रिएक्टर हैं वो अमेरिकी कंपनी जो बना के देंगी उसके मुकाबले में बहुत सस्ते भी हैं। हाँ, बहुत सस्ते हैं। और देखिए, और एक चीज है, ये जो हमें कहा जा रहा है कि ये अमेरिकी रिएक्टर्स जो हैं बहुत ही, एक तो समझ लीजिए जैसे आपने कहा दाम बहुत ज्यादा है, और जो अभी बात हो रही है कि प्लान 63,000 मेगावाट बाय 2032 जो बात कर रहे हैं आप, वो बिल्कुल नामुमकिन है। इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए, मनमोहन सिंह ने कहा था कि 20,000 मेगावाट, ये आप 63,000 मेगावाट बाय 2032 कह रहे हैं। मनमोहन सिंह कह रहे थे 20,000 मेगावाट बाय 2020। कहाँ ऐसी बातें हो रही हैं, कैसे हो सकती हैं? और देखिए, पहला अगर आपने आज कुछ साइन किया तो 2023, 2024 तक पहली पावर प्लांट भी नहीं आएगी। तो ऐसे बातें करना कि भाई 60,000 मेगावाट माने क्या पैसे कहाँ से आएंगे? अगर पैसे इतने हैं हमारे पास, वो हम अपने टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं लगाते हैं? तो फिर आपकी नजर में एनर्जी में कमी है, हम अपने रिएक्टर को क्यों नहीं बनाते हैं? जी, तो फिर आपकी नजर में इस परमाणु करार को, जिसके बारे में बड़ा शोर किया जा रहा है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये किसके हित में है और क्यों किया गया है? देखिए, अब क्यों किया गया है ये तो आप सरकार को पूछें, पर ये तो जरूर है कि भाई हमारे हित में नहीं है। हमारे पैसे जा रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया जा रहा है, और जो टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है वो वहाँ पे अमेरिका नहीं चाहती है कि अपने दरमियान वहाँ पे वो इंस्टॉल हो। तो इसका मतलब क्या है? आपको अनटेस्टेड, अनप्रोवन, अनसेफ टेक्नोलॉजी मिल रही है। यही हुआ ना कंक्लूजन। अगर इतनी सेफ थी तो अमेरिका क्यों नहीं वहाँ बनाती है अपने ये सब रिएक्टर्स, अपने अमेरिका में क्यों नहीं इंस्टॉल करती है? तो हमें सोचना पड़ेगा, हम सोच नहीं रही हैं। यही ओबामा के हम इतने अमेरिका करके हम अपने आप अपने हित को भूल रहे हैं। जी, एम्बेसडर राजीव डोगरा साहब, अभी आपने सुना भरत कर्नाड साहब जो कह रहे थे, पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है परमाणु ऊर्जा को लेकर के। एटॉमिक रिएक्टर बंद हो रहे हैं, खास करके चेरनोबिल की दुर्घटना जो सन 86 में हुई थी, उसके बाद से लगातार ये बहस चल रही है कि क्या हमें परमाणु ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए। और जो जापान में परमाणु दुर्घटना हुई उसके बाद से तो ये बहुत स्पष्ट हो रहा है। फिर हम क्यों इस करार के पीछे पड़े हुए हैं जो मनमोहन सिंह साहब ने किन्हीं कारणों से शुरू किया था, उस समय बीजेपी ने इसका विरोध किया, लेकिन आज उन्हीं की सरकार इसको पलक पावड़े बिछा करके उसका स्वागत कर रही है। देखिए, इसमें दो राय हैं। एक तो ये है कि हम जो थर्मल पावर के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, वो पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजी है। तो हमको ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजी पावर जनरेशन के लिए
ढूंढने पड़ेंगे और वो जरूरी है, और उसमें से एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है। दूसरी बात यह है कि क्या हमको ऐसी टेक्नोलॉजी के पास जाना चाहिए जो अनप्रूवन और अनटेस्टेड है, ये सरकार को डिसाइड करना चाहिए। और वास्तविकता तो ये है कि 3 माइल आइलैंड के बाद यूएसए ने पिछले 30 साल में एक भी रिएक्टर नहीं बनाया, और उस टाइम पे 30 साल पहले भी जो रिएक्टर बनने वाले थे वो कंपनियां, क्योंकि कॉस्ट ओवररन इतनी हो गई थी, सबका दिवालिया पिट गया था यूएसए में। एक यूएसए ने फिलीपींस में बनाना शुरू किया, वो आज तक नहीं चला क्योंकि वहां पे भी कॉस्ट ओवररन बहुत ज्यादा हो गई थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो 4 आज बनाए जा रहे हैं यूएसए में, वो अनप्रूवन अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी के ऊपर बन रहे हैं, और इसीलिए यूएसए का इंटरेस्ट है कि जितने ज्यादा बाहर भी बिके उतना ही उनका टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंटेशन में फायदा है। तीसरी बात यह है कि ग्लोबल एवरेज जो है 17 से 18 साल लगते हैं एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनने में। जब से कोई सरकार डिसाइड करे कि हाँ भाई हमने बनाना है, फिर साइट सिलेक्शन और अवार्ड और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला के 17-18 साल ग्लोबल एवरेज है जी। तो इससे आप अंदाजा लगा लें, एक तो ये है कि 60,000 मेगावाट हम 2032 में कर पाएंगे या नहीं, आज 2015 है। तीसरी बात यह है कि कोई भी डिसीजन जो अगली जनरेशन के लिए है, मैं 2032 को लेकर चल रहा हूं, अगली जनरेशन के लिए है, तो सरकार को या किसी देश को डबली केयरफुल होना चाहिए कि भाई हम जो अपना डिसीजन ले रहे हैं उसकी गलतियां या उसके फायदे अगली जनरेशन को भुगतने पड़ेंगे। तो हमने ये सब सोच लिया है क्या? जी, प्रोफेसर कमल मिश्र, आप कितना सहमत हैं? क्या वाकई हमें परमाणु ऊर्जा की जरूरत है, या हम जो ट्रेडिशनल तरीका है उसके जरिए से और नॉन ट्रेडिशनल तरीके से अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करें? देखिए, जो हमारी एनर्जी मेन एनर्जी सोर्स है वो कोयला है। एम्बेसडर साहब ठीक कह रहे हैं कि कोयला पोल्यूटिंग है, बट कोयला जेनोसाइडल नहीं है। कोई भी कोयला प्लांट में कुछ हो जाए, इसके बराबर सोचना भी नहीं चाहिए कि उसमें कोई ज्यादा लोग को चोट लगेगी। मगर न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके बारे में सोचना होगा कि ये केवल पैसा नहीं देने की बात है कि हमें पैसा मिले लायबिलिटी के लिए। जो लोग को चोटें लगेंगी, जो उनको रेडियो एक्टिव कैंसर्स होंगे, ये सब हम हिरोशिमा वगैरह से जानते हैं। और भारत कर्नाटक ने सीधा सही कहा कि 30 साल से अमेरिका ये नहीं कर रही है। फ्रांस में भी न्यूक्लियर एनर्जी की अब वो जोर नहीं है पहले। जापान में भी वो दोबारा सोच रहे, और देशों में लगाने को तैयार कर दिए। जर्मनी ने बंद कर दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर अब नहीं है, इस पे क्वेश्चंस हैं, और इसीलिए जो ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ करें। और भी ग्रीन एनर्जी सोर्सेज हैं, विंड पावर एक्सेट्रा, वो हम करें। इस चक्कर में नहीं पड़े जो चीज अनटेस्टेड है जी, और उसका कोई मुआवजा भी नहीं ढंग से हुआ। संजय, फिर जब इतने सारे इफ एंड बट्स हैं, इतने सारे सवाल हैं, और हमारे सामने खतरे भी हैं, पूरी दुनिया में जो दुर्घटनाएं हुई हैं वो आई ओपनर भी हैं, आंखें खोल देने वाली चीजें हैं, फिर भी हम इस परमाणु समझौते के पीछे पड़े हुए हैं और इससे बहुत खुश हो रहे हैं। वो कारण मेरी समझ में नहीं आ पा रहा। देखिए, एम्बेसडर डोगरा ने जो एक सवाल, एक मुद्दा उठाया था कि हमको ये पता लगाना है कि क्या ये आवश्यक था हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों को बढ़ाने में कि नहीं। अगर ये हमारे दोनों मुल्कों को करीब लाने के लिए जरूरी नहीं था तो इसको क्यों कीमत देनी पड़ेगी? तो ये क्या हम कोई कीमत दे रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग और आगे जो भी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों मुल्कों के बीच में वो बढ़ेगी? तो ये वाली बात के बारे में क्लैरिटी अभी पूरी तरीके से नहीं है कि क्या हम लोग एक प्राइस दे रहे हैं जिससे कि हमारे रिश्ते, खास के जो हमारी नेबरहुड पॉलिसी हो या हम रीजनल पावर की तरीके से उठें जिससे कि अमेरिका हम लोग को ज्यादा प्रोत्साहन दे।
तो ये वाली बात जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक हम लोग है ना ये समझने में बहुत हम लोग को तकलीफ होगी या मुश्किल होगी कि हम इतना ज्यादा क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। आप ये FAQ की भाषा देखिए, जिस तरीके से हम हर चीज है ना कबूल करने के लिए तैयार हैं। आप ये सोचिए कि 2008 में हम लोगों ने क्यों जो तमाम मुद्दे थे उससे इत्तेफाक नहीं किया, किस तरीके से पूरा मामला डिले हुआ। इन सब चीजों को अगर आप गौर करेंगे तब आपको लगेगा कि इसके अंदर कहीं ज्यादा गंभीर चीज छुपी हुई है जो कि अभी तक FAQ में निकल के नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया संजय कपूर, कपिल मित्र चिनॉय, भरत कर्नाट साहब और एम्बेसडर राजीव डोगरा साहब। तो भारत परमाणु करार को लेकर के अभी भी बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी करके उन तमाम शंकाओं को दूर करने की कोशिश की है जो इस समझौते को लेकर के उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी सवाल बने हुए हैं कि भारत अमेरिकी असैनिक परमाणु करार क्या हमारे हित में है, क्या भारत के लोगों के हित में है। और इस सवाल का जवाब भारत के नीति निर्धारकों को, भारत की सरकार के आला अधिकारियों को और नेताओं को देना होगा। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।